ये आपके 1 फरवरी से और 12-13 तारीख तक की बात है, लगभग 10-12 दिनों का जो समसामयिक है ना, वो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो ही आता है, तो उसी को लेके आए हैं। देखो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो यूपीआई प्रणाली को लेकर है। देखो लिखा हुआ क्या है, पहले तो ये देखेंगे कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन था? नेपाल था। और अब तक लगभग 7-8 देश इस यूपीआई प्रणाली को अपना चुके हैं। ये आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना, इस यूपीआई प्रणाली को भारत के बाहर अपनाने वाला पहला देश कौन था? नेपाल। और अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो पहला यूरोपियन कंट्री इस यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला कौन सा है? और अभी हाल ही में कुछ समय पहले, लगभग 7-8 दिन हुए हैं, एक तो है श्रीलंका और एक है मॉरिशस। वो देश भी इस यूपीआई प्रणाली को अपना चुके हैं। तो आप उसमें साथ में लिख दो कि और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने हाल ही में यूपीआई प्रणाली को एक्सेप्ट किया है। तो लिखो उन 2-3 देशों के नाम लिख दो। इसी में पीछे इस साइड शायद खाली है ये बात, ये आप वहां लिख दो या इसी लाइन में लिख दो। देखो श्रीलंका, मॉरिशस, श्रीलंका, मॉरिशस, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, भूटान, भूटान व सिंगापुर, व सिंगापुर यूपीआई प्रणाली, यूपीआई प्रणाली अपना चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो पहले केवल नेपाल था, उसके बाद में जैसे भूटान ने भी अपना लिया, यूएई, अभी यूएई में तो आपके नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले गए भी थे, क्योंकि वहां पर आपके कोप 28 सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कोप 29 का सम्मेलन कहां होगा? अजरबैजान। कहां होगा? अजरबैजान। तो एक तो यूएई, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, ये तो एशियन कंट्री हो गया। और एशिया के बाहर एकमात्र जो है वो अभी तक कौन सा है? फ्रांस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यतः ये दो देश नाम ध्यान में रखना है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, और सॉरी ये नेपाल है। और पूछ लें कि पहला जो यूरोपियन कंट्री है वो कौन सा है? तो फ्रांस है। और फ्रांस में ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि अगला आपके जो ओलंपिक होने वाला है, अगला कौन सा? 33, अब तक 32 हो गए हैं, तो 33वां ओलंपिक होगा अगला। और अब तक देखो जो सही सिचुएशन व्यक्ति है वो तो है ओलंपिक में भाग पार्टिसिपेट करने वाले, और जो विकलांग है उनको कहते हैं पेरा। तो पेरा ओलंपिक के लिए कौन सा होगा? 17वां। तो 33वां तो ओलंपिक और 17वां पेरा ओलंपिक, ये दोनों कहां होंगे अगले साल? फ्रांस के पेरिस में होंगे। और कहां पर होंगे? फ्रांस के पेरिस में। और कब होंगे? 2024 में, 2024। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, क्योंकि पिछला जो आपके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 का, 2021 में, क्योंकि 20 में कोरोना था इस वजह से एक साल उसको डिले किया गया था। और 2021 में जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो था, ओलंपिक था 32वां, पैरा ओलंपिक था 16वां। और वो कहां पर हुआ था? कहां पर हुए थे? टोक्यो, जापान। जापान के टोक्यो में हुए थे। भारत की पोजीशन ओलंपिक में तो रही थी 48, 7 मेडल जीते थे, नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल रही है, तो 7 मेडल जीते थे हमने यहाँ। और पैरा ओलंपिक में हमारी रैंक रही थी 24। ये आपने पहले से भी पढ़ा था, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगर अगली बात करें, अच्छा एक फ्रांस की बात और ध्यान में रख लेना। फ्रांस का शहर पेरिस विश्व का स्वर्ग कहलाता है। देखो विश्व के 2 स्वर्ग हैं, एक तो है स्विट्जरलैंड। अगर कंट्री पूछ लें कि किस कंट्री को हेवन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, तो है स्विट्जरलैंड, कंट्री पूछे तो। और सिटी पूछे, शहर, तो कौन सा हो जाएगा? पेरिस। क्यों कहते हैं? अट छोरियां भी फूट रही है, शराब भी अच्छी मिलती है। तो पेरिस को सूरा और सुंदरियों के कारण क्या कहते हैं? विश्व का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, हाँ, शराब और सबाब, हाँ, थोड़ा शायर हो रही है। फिर देखो एक कंपनी, एक नाम लिखा है न्यूरालिंक स्टार्टअप। ये एलन मस्क की न्यूरालिंक स्टार्टअप कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? न्यूरालिंक स्टार्टअप।
दुनिया में पहली बार मानव मस्तिष्क में एक चिप लगाई गई है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है ना आजकल, कि मानव में बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, मानव में जो बुद्धि है उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए जो चिप लगाई गई है वो किसके द्वारा सफल प्रत्यारोपित की गई है? तो जो चिप लगाई गई है वो न्यूरालिंक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लगाई गई है। और ये न्यूरालिंक स्टार्टअप कंपनी किसकी है? वो आदमी पागल कर छोड़ सी, हाँ चिप चाप लगाने लगे कई दिन सीधा करतरी में टाबरी जामन लाग जी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर एक नाम आया भीष्म। भीष्म देखो इसका पूरा नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये भीष्म का पूरा नाम है। ठीक है, अब ये भीष्म क्या है? तो ये पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सके, यानी कहीं पर कोई आपदा आ गई, इमरजेंसी हो गई, तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में हॉस्पिटल को पोर्टेबल दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। यानी जहां पर आपदा आई तो वो व्यक्ति तो तुरंत यहां पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो अस्पताल है उसको यहां से वहां शिफ्ट करके और उन लोगों का इलाज कर सके। तो ये भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। स्वदेशी का मतलब है कि भाई जी भारत में बनाए हो, समझे ना? तो भारत का स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है जो भारत के किसी शहर में स्थापित होने वाला पहला अस्पताल है। और इसको भारत में पहली बार कहां स्थापित किया गया? यूपी के अयोध्या में। और भारत से बाहर तो हम इसको पहले से स्थापित कर चुके हैं, लेकिन पहले भारत में नहीं था, पहले भारत के बाहर था। भारत में पहली बार किस शहर में इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को लगाया गया है? तो अयोध्या में। उसका नाम क्या है? भीष्म। ठीक है, तो भीष्म क्या है? तो ये एक पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है, और ये अस्पताल भारत द्वारा निर्मित है। भारत के किसी शहर में इस ऐसे अस्पताल को कहां पर लगाया पहली बार? क्योंकि अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो बोले किस प्रकार की अनहोनी हो जाए तो उस व्यक्ति को मान लो लेके जाए तो हो सकता है वो व्यक्ति कोई ट्रेजेडी बड़ी हो जाए, इससे अच्छा है वहां हॉस्पिटल ही लगा दो, तुरंत इलाज हो जाए उसका। इससे पहले भारत, श्रीलंका और म्यांमार जो देश है उनमें ये हॉस्पिटल लगा चुका है पहले से। भारत में ये पहली बार ही लगा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो एक नाम लिखा है एसीसी, एक नाम लिखा है आईसीसी। आईसीसी तो है इंडियन, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, विश्व में जो भी आपके क्रिकेट से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी टूर्नामेंट है, जैसे अभी चल रही है WTC, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, इसके अलावा जैसे महिला क्रिकेट विश्व कप होते हैं, पुरुष क्रिकेट विश्व कप होते हैं। जैसे अभी भारत में हुआ था 13वां क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का, ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था, भारत इसमें रनर अप रहा था, भारत उपविजेता रहा था। अब देखो आईसीसी तो मैंने कहा कि विश्व में जितने भी आपके क्रिकेट के जो टूर्नामेंट होते हैं उसका ये आयोजन करवाता है। इसमें मैंने कहा एक जैसे WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब तक 2 बार ये हो गई है, अभी तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी एक हमने पढ़ा था एसएज, पढ़ा था ना? एसएज भारत और किसके सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला है, इसका नाम है एसएज। इसमें 5 टेस्टों की श्रृंखला होती है। और एक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं और गावस्कर भारत के कप्तान रहे हैं। इनके नाम से जो टूर्नामेंट चलता है उसको कहते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली टेस्ट ट्रॉफी है, और ये सारे इसी विश्व कप के अंतर्गत खेली जाती है WTC के। भारत दोनों बार रनर अप रहा है, उपविजेता रहा है। एक बार तो इसको न्यूजीलैंड ने जीता था पहली बार, और दूसरी बार इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अभी तीसरा टूर्नामेंट इसका खेला जा रहा है। ठीक है, जो भारत और इंग्लैंड के मध्य जो सीरीज चल रही है ना, वो इसी WTC विश्व कप की चल रही है। इसके अलावा जैसे क्रिकेट विश्व कप में अभी वनडे भी है, T20 भी है, और भी बहुत सारे टूर्नामेंट है। अभी अंडर-19 जो विश्व कप पूरा हुआ है वो भी किसके द्वारा आयोजित है? आईसीसी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। स्टेबल कब किया गया था? मुख्यालय कहाँ है? दुबई। और दुबई कहाँ है? यूएई में। और मैंने कहा अभी यहां पर COP 28 का सम्मेलन पूरा हुआ था 2024 में, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये COP 28 का जो सम्मेलन है वो 2024 में पूरा हुआ है। और इस COP 28 में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। तो यहां पर ये डील हुई थी, यहां पर इस मीटिंग में ये बात हुई थी कि लगभग 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का प्रावधान है। 2035 तक ये इनका घोषणा पत्र में ये अनाउंसमेंट था कि लगभग हम 40% कार्बन उत्सर्जन को कम कर लेंगे लगभग, और 2050 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन पैदा कर देंगे। ऐसा इस COP में मीटिंग में बात हुई थी। भारत ये कह रहा है कि भारत में कार्बन उत्सर्जन है वो 2070 तक हम शून्य कर देंगे।
1970 तक। ये भारत ने कहा है कि 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन पैदा करने वाले देशों में शामिल हो जाएंगे। मुख्यालय हो गया। फिर इसके अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले, ये किसके अध्यक्ष हैं? आईसीसी के। फिर है एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल। ये एशिया कप जो होते हैं ना वो ये करवाते हैं। जैसे एशिया कप में अभी अंडर-19 एशिया कप पूरा हुआ है कुछ समय पहले, विजेता रहा था बांग्लादेश। पहली बार अंडर-19 एशिया कप का विजेता बांग्लादेश रहा था और उप विजेता रहा था यूएई। फाइनल में यूएई और बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। अब देखो यूएई टीम फाइनल में चली गई, भारत नहीं गई, आंकड़ा काटा। तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी द्वारा ये एशिया कप के जो टूर्नामेंट है वो होते हैं। एसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये समय ध्यान में रखना। ये तो अगर नहीं ध्यान में रहे कोई बात नहीं। 1983 1983 जब भारत ने विश्व कप जीता उस समय आपके एसीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और आईसीसी की 1909 1909 में। इसके एसीसी का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? और कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में। और इस आपके एसीसी के अध्यक्ष है वो कौन है? जय शाह। इसके तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं, थर्ड टाइम, तीसरी बार। इससे पहले 2 बार ये अध्यक्ष और रह चुके हैं, इससे पहले लगातार कार्यकाल है तीसरा इनका। अच्छा, श्रीलंका में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ समय पहले श्रीलंका वित्तीय आपातकाल के कारण चर्चा में था। अभी हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और इससे देखो आईसीसी ने आज तक 2 ही क्रिकेट बोर्डों को बैन किया है, सस्पेंड किया है। एक तो किया एक बार जिम्बाब्वे को, और अब किसको किया है? जिम्बाब्वे का ये जो सस्पेंड था, जो प्रतिबंध था, वो 3 महीने के बाद हटा दिया गया था, ठीक है। श्रीलंका का इस विश्व कप के बाद में सस्पेंड है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रीलंका टीम है ना, ये कोई भी अब विश्व कप का मैच नहीं खेल सकती जब तक इससे ये सस्पेंड जो प्रतिबंध का जो क्राइटेरिया वो हट नहीं जाता। एक तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपके जो ये जो विश्व कप हुआ था ना, अंडर-19 विश्व कप, ये श्रीलंका में होना था, लेकिन इसका आयोजन हमने अंडर-19 विश्व कप का आयोजन करवाया दक्षिण अफ्रीका में। क्यों करवाया? क्योंकि यहां पर श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बैन कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। इस वजह से इस बार जो अंडर-19 विश्व कप हुआ वो अंडर-19 विश्व कप हमने दक्षिण अफ्रीका में कराया। अंडर-19 19 वर्ष से जो कम आयु के खिलाड़ी वो भाग लेते हैं, और उसमें विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत रहा था रनर अप, भारत उप विजेता रहा था। और भारतीय टीम के कप्तान थे उदय सहारण, जो हमारे राजस्थान के गंगानगर के। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब एक है बीसीसीआई। देखो बीसीसीआई की बात करें तो वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई। अब देखो इस बीसीसीआई की बात करें तो भारत में जो भी आपके क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं वो कौन करवाती है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड, यही करवाएगी। इसकी स्थापना हुई थी 1928। तो आपने 3 पढ़े हैं, 1909 आईसीसी, 1928 बीसीसीआई और 1983 ये एसीसी, यही पढ़ा है। इसका मुख्यालय दुबई में, इसका मुख्यालय आपने पढ़ा है कोलंबो। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। इसके जय शाह, मोटे भाई का बेटा, छोटे भाई है। और 1928 में पीसीसीआई की स्थापना हुई। तो ये लिख दिया आपने स्टेबल 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष रोजर बिनी। रोजर बिनी 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे हैं, और इनके बेटे जो स्टूट बिनी 2015 वर्ल्ड कप के सदस्य रहे थे। सचिव कौन है इस बीसीसीआई के? सेक्रेटरी जो है वो है जय शाह, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें इसके बाद में, तो एक नाम मैंने यहां लिखा है, देखो रामसर स्थल, इसको बोलते हैं। रामसर स्थल को एक दूसरा नाम भी आता है वेटलैंड पैलेस, वेटलैंड, रामसर स्थल सूची, वेटलैंड। इसको वेटलैंड साइट भी बोलते हैं, वेटलैंड पैलेस साइट भी बोलते हैं, ठीक है। रामसर ईरान का एक शहर है। कहां का शहर है? ईरान का शहर है, ठीक है। और यहां पर भारत के और विश्व के वो स्थल शामिल हैं जो नमभूमि क्षेत्र बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में, और इंग्लिश में बोल देते हैं वेटलैंड पैलेस, वो क्षेत्र शामिल है। भारत के पहले इसमें 75 स्थान शामिल थे रामसर स्थल सूची में। अभी 2024 में 5 साइट्स और शामिल कर दी इसमें। तो भारत की टोटल कितनी साइट होगी इसमें? 80। यानी रामसर जो स्थल सूची है उसमें भारत की कुल 80 स्थल शामिल हो गए हैं। इन 80 में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पैलेस इसे रामसर साइट में जो शामिल है वो तमिलनाडु के हैं, 16।
उसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं उत्तर प्रदेश। राजस्थान के 2 ही है, आपको नहीं ध्यान रखना क्योंकि हम राजस्थान की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आपको रामसर साइट के बारे में ध्यान रखना है। अब कुछ बात आपको रामसर साइट के बारे में और ध्यान में रखनी है। देखो, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है ना, ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आपके वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी थीम थी। तो सीधा प्रश्न पूछ ले कि इस बार वेटलैंड डे की थीम क्या थी, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अगली बात है आपके ऊर्जा के बारे में। तो थोड़ी सी बात हम ऊर्जा के बारे में भी कर लेते हैं। फिर देखें तो एक आपके भारत सरकार का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसकी कुछ बात है। जैसे अपने ऊर्जा मंत्रालय ने ये रिपोर्ट दी है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उनके अनुसार 31 दिसंबर 2023, यानी ऐसे कह सकते हैं दिसंबर लास्ट तक, भारत की मौजूदा जो कुल सौर ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 73,318 मेगावाट है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि भारत की जो मौजूदा सौर ऊर्जा क्षमता है, क्षमता बोल रहा हूं, कैपेसिटी ये नहीं बोल रहा कि उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने की हमारे पास क्षमता कितनी है, कि भारत के पास वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 73,000 मेगावाट के समथिंग सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। और उनमें देखें तो कुल सौर ऊर्जा जो क्षमता है उसके मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। यानी 73,000 में से समथिंग 19,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो किसके पास है? भारत के पास है, राजस्थान के पास है। यानी राजस्थान इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सीधा प्रश्न पूछ लें कि दिसंबर 2023 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? समथिंग 19,000 मेगावाट। और पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो समथिंग 73,000। ये तो क्षमता है, उत्पादन नहीं कर रहे इतना। उत्पादन तो हम समथिंग ये मानो कि 40 से 1,000 मेगावाट के समथिंग कर रहे हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं? राजस्थान। उत्पादन भी ज्यादा राजस्थान कर रहे हैं, और उत्पादन करने की क्षमता भी किसके पास है? ज्यादा भारत का। देखो एक चीज मैं यहां पर और लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं नीचे, भारत में है ना एक जगह है भड़ला, और भड़ला जो केंद्र है ना वो जोधपुर में है। भड़ला, भड़ला में जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है वो है 2200 समथिंग 2240 मेगावाट के समथिंग है, समथिंग 2240 मेगावाट है। यानी वहां से आप कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हो? कि समथिंग 2240 मेगावाट के ठीक है, ये उत्पादन कर सकते हो। और ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इस सौर ऊर्जा प्लांट से हम समथिंग 2200 मेगावाट के बराबर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है भड़ला, जोधपुर। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है भड़ला में। और एक नाम आपके सौर ऊर्जा से रिलेटेड और आएगा, एक योजना है कुसुम योजना। योजना का नाम क्या है? कुसुम। एक योजना है कुसुम, कुसुम। और ये कुसुम योजना क्या है? तो केंद्र सरकार ने 2018 में इस योजना का अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी। और केंद्र सरकार ने यह कहा था कि जो किसान है वो ऊर्जा, भाई किसानों के पास जो जमीन है वो अगर बंजर हो गई तो उसको उपजाऊ बनाया जाए। किसानों के पास जो जमीन है उसको आप बंजर जो भूमि है उनको क्या बनाए? उपजाऊ बनाओ। तो उपजाऊ बनाने के 2 तरीके हैं। कैसे? कि या तो आप वहां पर ट्यूबवेल लगा दो, और ट्यूबवेल लगा के आप उसको उपजाऊ बना दो, भाई सौर ऊर्जा पंप लगाकर, या तो आप सोलर पंप लगा दो। पंप लगा दो मतलब ट्यूबवेल स्थापित कर दो, जिससे आपकी वो बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो जाएगी। मान लो वहां पर पानी नहीं है तो पंप कैसे लगाओगे? तो आप वहां सौर ऊर्जा का प्लांट लगा दो। क्या लगा दो? प्लांट लगा दो। तो या तो आप प्लांट लगा के उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना दो, भाई सौर ऊर्जा का प्लांट लगा दो और सौर ऊर्जा बेचो, भाई सरकार को आप ऊर्जा सप्लाई, और सरकार को ऊर्जा बेचो, सरकार घरों में सप्लाई करेगी आगे। और या आप ट्यूबवेल लगा दो और ट्यूबवेल से उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना दो। भाई 2 तरीके हैं बंजर को उपजाऊ बनाने। तो सरकार ने कौन सी योजना इसके लिए शुरू की थी? सरकार ने कहा कि आप या तो सोलर प्लांट लगाओ या सोलर पंप लगाओ। लोगों ने कहा पैसे नहीं है, सरकार ने कहा हम देंगे।
कितने कि 30% पैसे सरकार सब्सिडी देगी। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देगी, और 30% सब्सिडी देगी संबंधित राज्य की स्टेट गवर्नमेंट। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति सोलर प्लांट या सोलर पंप लगाता है तो इस पीएम कुसुम योजना के तहत ऐसे किसान को 30% सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट देगी, 30% सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 30% आपका पैसा है वो बैंक से लोन करवा देंगे, और 10% पैसा है वो किसान को देना है। तो ये किस योजना के तहत है? पीएम कुसुम योजना के तहत। तो सीधा प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो आपके बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने से। कैसे उपजाऊ बनाओगे? कि या तो आप सोलर पंप लगाओ या सोलर प्लांट लगाओ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखें इसके अलावा जैसे एक नाम आ गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, शायद हमने पहले चर्चा की होगी, अगर नहीं की है तो एक छोटी सी बात यहां पर और चर्चा कर लेंगे। जैसे आपने कई बार ये नाम सुना होगा, एक नाम तो आता है रेपो रेट, एक नाम आता है रिवर्स रेपो रेट, एक नाम आता है बेस रेट, एक नाम आता है बैंक रेट, है ना, एक नाम आता है एसएलआर, एक आता है सीआरआर, है ना, केस रिजर्व रेशियो। ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं। क्या होता है कि जैसे एक होता है आरबीआई, आरबीआई किसको लोन देती है? बैंक को। आरबीआई लोन किसको देगी? बैंक को लोन देगी। अब आरबीआई बैंक को जब लोन देती है तो कितने समय के लिए दे रही है? तो 3 अवधि होती है। एक तो होती है अल्पकालीन, एक तो होती है अल्पकाल यानी बहुत कम समय के, एक तो कम समय के लिए, और एक होता है बहुत कम समय के लिए मतलब अति अल्प, अति अल्पकाल, और एक है दीर्घकाल, दीर्घकाल। ये 3 प्रकार से कौन ऋण देती है? बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं या आरबीआई बैंक को ऋण देते हैं। अल्पकाल का मतलब ये होता है कि बैंक ने कहा भाई जी पैसा चाहिए, कितना दिना के लिए? दे दो 10-12 दिन के लिए। तो अगर आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है कितने दिनों के लिए? 2 से 14 दिनों के लिए, तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? तो और कौन सी अवधि के लिए? अल्पकालीन। जब आरबीआई किसी बैंक को 2 से 14 दिनों के लिए जो ऋण दिया जाता है आरबीआई द्वारा बैंक को, उस दर को कहते हैं रेपो रेट। और वैसे लिखेंगे तो कौन सा ऋण होगा? अल्पकालीन ऋण। कई बार आप फोन कराने के भाई जी रात रात खातर 500 रुपया है ना, सुबह दे देंगे, सुबह दे देंगे, तो ये आपने को नहीं, अपन बैंक को ही शिकायत है। बैंक भी ये कहते भाई जी रात रात चाहिए, एक दिन के लिए, कल मेरा आएगा, कल आपको दे देंगे। तो उसे बोलते हैं अति अल्पकाल। क्या बोलते हैं? अति अल्पकाल, बहुत कम समय के लिए चाहिए, तो वो होता है आपके बैंक रेट। उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्या बोलेंगे? बैंक रेट, ठीक। फिर होता है दीर्घकालीन। ये आपके ये होता है कि 14 दिन से अधिक अवधि के लिए जो आपको लोन दिया जाता है ना, वो होता है बैंक। कौन देता है? आरबीआई बैंक को देता है। कितने दिन के लिए? 14 दिन से अधिक अवधि के लिए। तो आरबीआई कितने प्रकार का आपके लोन देगा बैंक को? 3 प्रकार से। एक तो 1 दिन के लिए, तो अति अल्प। 2 से 14 के लिए अल्प, उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। मेन यही है कि रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई बैंक को जब लोन देती है तो 2 से 14 दिन के लिए जो लोन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब ये होता है कि जब रेपो रेट बढ़ा दे तो क्या होता है, रेपो रेट घटा दे तो क्या होता है? वर्तमान रेपो रेट क्या है? 6.5। ये पिछली आपके लगातार 6ठी बार अपरिवर्तित रहा है, यानी पिछले 1.5-2 साल से है ना, वो रेपो रेट 6.5 ही पड़ा है। अब क्या होता है, जैसे मान लो यही रेपो रेट का मतलब है आरबीआई किसको बैंक लोन दे रहा है। अब मान लो रेपो रेट होता 40%, मतलब है बैंक ने आरबीआई से लोन लिया और आरबीआई ने उस पर जो आपके ब्याज लगाया वो लगाया, इंटरेस्ट लगाया 40%, तो बैंक लोन किसको देगी? पब्लिक को, जनता को। किसको देगी? अब वो क्या 40% या 40% से कम में दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। तो उसने दिया मान लो 45% पे। अब आप 45% का मतलब समझ रहे हो क्या? कि अगर 100 रुपए लेके आए ना तो 145 चुकाने पड़ेंगे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 40% पे लोन लेके आएगा? मान लो मजबूरी है तभी लेके आएगा, सीधा कोई छिनाला करना तो लेगा को नहीं। मारवाड़ी में गुलछरे मजे करने के लिए कि भाई जी 2 ड्रेस ले रानी है, लियो बैंक को लोन, नहीं लेके आओगे। तो ये
आरबीआई जब भी आर बढ़ाती है, रेपो रेट बढ़ाती है, तो आरबीआई ये चाहती है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, यानी महंगाई कंट्रोल करने का आरबीआई का ये एक हथकंडा है, एक एक साधन है। इसके थ्रू आप ऐसा कह सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उपाय कर सकते हो। एकमात्र उपाय तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है कि आप इसको कंट्रोल कर दोगे, तो इसको बढ़ा दोगे, तो बैंकों के पास पहले से ही राशि, मतलब ब्याज महंगा बैंक ले रहे हैं, बैंक जब जनता को देगी तो इससे सस्ते में वो देगा नहीं, इससे महंगे में देगी तो जनता लोन लेगी नहीं, जनता लोन लेगी नहीं तो जनता के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो जनता मार्केट नहीं जाएगी, मार्केट नहीं जाएगी तो बाजार में मूल्य नहीं बढ़ेगा। जैसे कोरोना काल में देखा होगा, इस रेपो रेट को 4% कर दिया था सरकार। 4% क्यों किया था बैंकों का, ये आरबीआई ने ये इसलिए किया था कि 4% रेपो रेट था, मतलब आरबीआई बैंक को कितने पे लोन दे रही थी, 4% पे। तो बैंक बैंक है ना, खुद जो लोन लेते हैं ना, उसे 0.25 आगे जनता को बढ़ा के देंगे। तो ये 4 है तो जनता को कितने में देंगे, 4.25 में देना पड़ेगा, 4.25 में। अब 4.25 में जनता को दिया तो जनता ने कहा कि यार 4% तो इंटरेस्ट लग रहा है, ले लो पैसे, 5 लाख ले लिए। अब कोई ऐसा है कि जो बैंक से लोन ले लिया और पैसे घर लाके रख देगा, उसको यूज तो लेगा, हो जाएगा मार्केट में। और सरकार ये चाह रही है कि आदि में मार्केट आई, क्योंकि मार्केट आई ने कुछ तो खरीदेगा, तो मार्केट रन करने लग जाएंगे। तो कोरोना काल में सरकार ने क्या किया था, इस रेपो रेट को डाउन कर दिया था। अब धीरे धीरे या तो बढ़ा रही है या स्टेबल कर रही है। उसका रीजन ये है, सरकार ये चाह रही है कि बैंक पूरा का पूरा है ना, वो अपना लोन जो पैसे हैं वो किसको नहीं दे दे, जनता को। तो इसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया, कुछ आपके सीमाएं निर्धारित कर रखी है। तो रेपो रेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई बैंक को लोन दे, वो दर होती है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होती है कि लो भाई जी, कौन किसको लोन दे रहा है, बैंक आरबीआई को दे रही है। अब बैंक आरबीआई को कब देगा, बैंक तो ये चाहेगा कि मैं जनता को दूं, बैंक तो यही चाहेगा मैं जनता को दूं, क्योंकि फायदा तो उसी में होगा। अब आरबीआई को देना चाहोगे तो फायदा कम होगा, लेकिन वो सेफ होगा। भाई मान लो 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, तो बैंक ऐसे घोषणा पत्र थोड़ी निकालेगा कि 3 दिन के लिए किसी को पैसा चाहिए तो आ जाओ, तो वहां बाहरी मारामारी हो जाएगी। और फिर 3 दिन के बाद किससे लेगा वापस, आएगा कौन देने। तो सरकार ये चाहती है 3 दिन छुट्टी है, कोई ग्राहक तो आएगा नहीं मेरे पास पैसे लेने, तो मेरे पास जो पैसे पड़े मैं किसको भेज दूं, आरबीआई को भेज दूं। तो 3 दिन वो आरबीआई को पैसे दे देता है, और आरबीआई कहते हैं भाई ये 3 दिन हमारे को चूहा चाह नहीं काटे, चोरी नहीं हुए थे, संभालो। आरबीआई कहते संभाल देंगे, तो कहते यार कुछ इंटरेस्ट देंगे तो दे देंगे, कितना कि आपको हम कितने में दे रहे हैं, 6 पॉइंट, इससे तो कम देंगे। तो वर्तमान में समथिंग 3.35 है रेपो रेट कितनी है। यानी जब बैंक आरबीआई को जब पैसे देती हैं तो आवश्यकता किसको है, यार 3 दिन आप रुखाड़ी करो, कौन रुखाड़ी करो, आरबीआई। तो आरबीआई को किसने दिया, आवश्यकता किसको थी, बैंक को। बैंक को आवश्यकता थी तो बैंक की आवश्यकता का फायदा आरबीआई उठाएगी, और आरबीआई कितना दे रही है वर्तमान में, 3 पॉइंट। तो ये दर तो आपको याद नहीं करनी है, लेकिन ये टर्म याद करनी है कि रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई बैंक को लोन दे रही है, और रिवर्स का मतलब है बैंक आरबीआई को दे रहा है, ठीक है। फिर यहां लिखा है एसएलआर और एक है सीआरआर। एसएलआर और सीआरआर क्या होता है, इसमें ये होता है कि बैंक के पास जो धनराशि है, किसके पास है, बैंक के पास। मान लो बैंक के पास 100 रुपए है, कितने रुपए हैं, वो बैंक वो 100 के 100 रुपए पब्लिक में नहीं बांट दे, क्योंकि 100 के 100 रुपए पब्लिक में बांट दिए तो पब्लिक जाएगी मार्केट में, महंगाई बढ़ जाएगी। तो बैंक पर कुछ कंट्रोल किया जाए, हो सकता है बैंक खुद भाग जाए, तो किसको पकड़े, तो किसको पकड़े। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कहती भाई जी, बोले हाँ, बोले टोटल आपके पास राशि कितनी है, इसको बोलते हैं एनडीटीएल। आपके पास कितनी है कि भाई जी 100 रुपये है, बैंक के पास जो टोटल धनराशि है उसको क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। कि आपके पास एनडीटीएल कितने है कि 100 रुपए, भाई जी चुपचाप है ना, ये कुछ राशि मेरे को दे दो, उसको क्या बोलेंगे, ये मेरे को दे दो। कितना दे दो, कि आपके पास कुल कितना है कि 100 रुपए, कि लो 4.25 रुपया दे दो। वर्तमान में कितने मांग रही है, टोटल धनराशि का 4.25, इसको क्या कहते हैं, सीआरआर। कि भाई जी मान ब्याज 10 हो गए, कि ब्याज ही पड़ी हो जूत पड़ेला, ये आपकी सिक्योरिटी है, ये आपकी क्या है, सिक्योरिटी है। तो बैंकों की सिक्योरिटी आरबीआई लेती है, तो आरबीआई इसके बदले में कुछ न कुछ राशि रखेगी, और कितनी रख रही है वर्तमान में, 4.25। फिर ये कहती है कि भाई जी टोटल कितनी है एनडीटीएल की, 100 रुपए। कि आप ऐसे करो, आपकी टोटल जो
100 रुपए जो राशि है उनमें से कुछ राशि मेरे पास और भेजो। कितनी भेजूं कि जो टोटल राशि है उसमें आप वर्तमान में भेज दो 18 रुपए। कितने भेज दो कि भाई जी ब्याज मिल सके, मिल जाएगा, आप तो भेजो। इसको क्या बोलते हैं? और टोटल धनराशि की कितनी % राशि आप बैंक किसके पास रखता है? आरबी, उसको क्या बोलते हैं? अब इसके पास टोटल रुपए कितने थे? 100 में से 18 रुपए तो आपने एसएलआर के रूप में बैंक ने आरबीआई ने रखवा लिए, और 4.25 रुपए किसके रूप में रखवा लिए? केस रिजर्व रेशो के रूप में रखवा लिए। तो टोटल कितने रुपए रखवा लिए? मतलब मान लो 22 रुपए रखवा लिए। तो 100 रुपए में से वो जनता को लोन कितने रुपए दे पाएगा? 78 रुपए। 100 रुपए तो नहीं दे पाए ना बैंक। अगर भाई आरबीआई ये चाहती है कि बैंक लोन दे लेकिन 100% नहीं दे, कुछ तो इसके रखो अपने पास। तो एसएलआर का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ बॉन्ड के रूप में, कल चर्चा कर रहे थे ना, बॉन्ड के रूप में बैंकों की कुछ राशि आरबीआई अपने पास रखती है, और वर्तमान में वो रखती है 18% जवाबदेही के रूप में। और 4% आपकी सिक्योरिटी के लिए वर्तमान में 4.25% रखते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आपकी टोटल जो एनडीटीएल है उसका कुछ राशि मेरे पास दे दो, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और आपकी जो टोटल एनडीटीएल है उसकी कुछ राशि आप बॉन्ड के रूप में दे दो, उसको बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, ये लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो ये हो गया आपके एसएलआर। और बैंक जनता को जो लोन देती है उसको बोलते हैं बीआर। ये आर से 0.25 ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा के दोबारा बताता हूं शॉर्ट में कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी। हमने इसमें ये बात पढ़ी कि एक थी आरबीआई, और आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, बैंक ने पब्लिक को दिया। आरबीआई ने दिया तो आर, बैंक ने जनता को दिया तो बीआर। आरबीआई ने बैंक को दी बैंक ने आरबीआई को दिया RRR, बैंक ने इसको दे दिया पब्लिक को तो बीआर। फिर का बैंक की जो टोटल एनडीटीएल है इसकी कुछ राशि का आरबीआई अपने पास है राशि रखवाती है कि टोटल बैंक है वो 100% राशि जनता में नहीं बांट दें। तो एक तो रखवाती है सीआरआर के रूप में और एक रखवाती है एसएलआर के रूप में। ठीक, तो ये आपके इनकी रेट होती है, अलग अलग डिसाइड होती है सब सारी। आरबीआई आरआर जो डिसाइड करती है वो एक अल्पकालीन ऋण है, तो अति अल्पकालीन ऋण वो बीआर में आएगा, और दीर्घकालीन ऋण है वो अलग रूप में आएगा। वो आपके 14 दिन से अधिक अवधि के लिए होता है दीर्घकाल। तो आरबीआई ने इस बार रेपो रेट है वो स्थायी रखी है, और रेपो रेट कितनी है? 6.5। तो जनता को कितने में दे सकती है वो? 6.75 में। भाई 0.25 अधिक कर सकती है। ठीक है, ये बात समझ गए क्या आप? ठीक है, थोड़ी देर पहले इसको हम देख ही रहे थे और ये बात आएगी सामने। ये देखो ये लिखा हुआ क्या है? ये था अंडर 19 विश्व कप। कौन सा इवेंट था इसका? 15वां। कब हुआ था? 23-24। ठीक है, आयोजन कहां हुआ था? होना कहां था? श्रीलंका में। होना कहां था? इसका विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया ने ये टाइटल कौन सी बार, कौन से टाइम जीता है? 4th टाइम। चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने अंडर 19 विश्व कप का टाइटल जीता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे? ह्यू वेबजेन। कौन है? ह्यू वेबजेन। और उपविजेता यानी रनर अप कौन रहा? तो वो रहा भारत, और भारतीय टीम के कप्तान है उदय भारन। फिर एक नाम है वरुण घोष। कौन है? तो ये जैसे भारत की संसद या फिर भारत की पार्लियामेंट जो है उसमें जो सांसद जो मेंबर होते हैं उनको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री। वैसे ही जो ये वरुण घोष है ये संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी जो पार्लियामेंट है उसमें ये सांसद है। यानी वरुण घोष क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद में सांसद बने हैं, और वहां के सांसद को कहते हैं सीनेटर। क्या कहते हैं? सीनेटर। और वहां की यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? यूएसए की पार्लियामेंट कहलाती है कांग्रेस। ठीक है, तो यूएसए की जो कांग्रेस है उसका, जैसे भारत की जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन है, 2 हाउस है, एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। वैसे ही इस यूएसए की संसद के भी कितने हाउस हैं? 2। एक तो है संयुक्त राज्य सीनेट, जिसको जैसे राजस्थान भारत में कहते हैं राज्यसभा,
भाई जैसे भारत में संसद है, तो संसद में एक तो होती है राज्यसभा और एक होती है, तो वैसे ही यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? और इस कांग्रेस का एक सदन है संयुक्त राज्य सीनेट, जिसको हम भारत में क्या कहते हैं? और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम भारत में क्या कहते हैं? ये जो वरुण घोष है, ये भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने हैं, यानी भारतीय मूल के पहले आपके वहां यूएसए में, आपके सॉरी ऑस्ट्रेलियन लिख दिया क्या, अमेरिका ना होगा, यूएसए सीनेटर बने हैं, ठीक है ना। यूएसए की संसद में ये आपके यूएसए कर लेना, भारतीय मूल के पहले यूएसए सीनेटर बने ये। यूएसए सीनेटर का मतलब है कि यूएसए की संसद में सांसद बने, भारत के मूल के पहले, ठीक है, वरुण घोष। फिर एक नाम है सैफ, वो कल वाला ही है, कहां गई वो सैफ, हाँ। अंडर 19 का मतलब 19 साल से कम आयु की महिला यानी छोरियां, इनका ये आपकी टूर्नामेंट हुआ था। तो अंडर 19 जो सेफ कप हुआ है इस बार 2024 में, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश के शहर ढाका में। मैच क्या हुआ? बराबर हो गया, टाई हो गया, बराबर हो गया। तो फिर एक एक पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं। ये देखो फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, किसका होता है ये? तो इसमें एक एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था आपको, एक एक दो ट्राई करके देख लो, जो ज्यादा गोल कर देगा वो जीत जाएगा। तो पेनल्टी भी इनकी बराबर रही, स्कोर बराबर रहा। तो टॉस हुई, टॉस में भारत जीत गया। तो अब बांग्लादेश में हो रहा था, तो वो अपनी औकात तो दिखाएंगी, तो उन्होंने बोतलें जो भी हाथ में आया फेंकना शुरू कर दिया मैदान में, टीम पर, इन पर। तो फिर दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया, दोनों ही विजेता है। और अगर टॉस बांग्लादेश जीत जाता तो बांग्लादेश विनर होता, है ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने शायद पीछे बताया था कि जो 12वां वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में इंग्लैंड में, उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में फाइनल खेला गया था, तो लास्ट में बाउंड्री के आधार पर घोषित कर दिया था इंग्लैंड को। अगर वहीं कोई ऐसी टीम होती है, क्योंकि न्यूजीलैंड विश्व का सबसे ईमानदार देश है, वो जोड़ जाड़ करता ही नहीं है, कह दिया तुरंत बैठ लिए चलो। वो एम्पायर का बहुत सम्मान करते हैं, एम्पायर ने जो निर्णय दे दिया अंतिम डिसीजन है। वहां कोई और टीम होती तो कूट देती उनको। हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारत और बांग्लादेश है ना, वो संयुक्त रूप से विजेता रहे, ज्वाइंट विनर है, इसमें सेफ अंडर 19 में। फिर ये शायद मैंने पहले आपको बताया है कि 26 जनवरी को हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष मुख्य अतिथि आते हैं भारत में। और इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। मैंने शायद एक बार आपको और भी बताई थी, बेस्टिल डे परेड बताई थी क्या? बेस्टिल डे परेड मैंने ये बताया था कि 14 जुलाई को फ्रांस में प्रत्येक साल, जैसे हमारे प्रत्येक वर्ष, जैसे भारत में 26 जनवरी की हमारी राजपथ पर जो परेड होती है, उसी रूप में वहां पर भी आपके फ्रांस में एक परेड होती है। और उस परेड का नाम क्या है? बेस्टिल डे परेड। ये कब होती है? 14 जुलाई को। कब होती है? और 2023 की जो 14 जुलाई को ये बेस्टिल डे जो परेड हुई थी, उसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने गए थे, भाग लेने गए, मुख्य अतिथि के तौर पर थे नरेंद्र मोदी। ये बेस्टिल डे परेड क्यों मनाई जाती है? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय जो वहां का कारागाह है, वहां की जो जेल है, उस पर हमला हुआ था। तो 14 जुलाई को उस कारागाह हमले के कारण से ये प्रतिवर्ष वहां पर बेस्टिल डे परेड मनाई जाती है। कब से मनाई जा रही है? 1789। इस बार जब नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, तो फ्रांस में उन्होंने एक डील की थी। और किस चीज की डील की थी? फ्रांस की सरकार के साथ किस चीज की डील की थी? राफेल की। देखो राफेल हम पहले भी ले चुके हैं फ्रांस से, पहले भी ले चुके हैं, और अभी भी डील हुई है। इस बार जो राफेल की डील हुई है वो हुई है 26 राफेल विमान की डील, और ये हुई है भारत की नेवी के लिए। इसके लिए हुई है, पहले हम 36 राफेल ले चुके हैं फ्रांस से, वो हमने लिए एयरफोर्स के लिए। किसके लिए लिए? और अभी जो डील हुई है वो किसके लिए हुई है? राफेल विमान हमने फ्रांस से खरीदेंगे, और फ्रांस की जो कंपनी है वो है डेसो एवीएच, उस कंपनी से खरीदेंगे, डेसो एवीएच। तो फ्रांस की जो राफेल निर्माता कंपनी है वो है डेसो एवीएच, और उसे कितने राफेल विमान खरीदने की और हमारी डील हुई है? 26। किसके लिए हुई है? नेवी के लिए। इससे पहले हम 36 आपके राफेल खरीद चुके, और वो किसके लिए खरीदे हैं? एयरपोर्ट्स के लिए।
समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर अगर बात करें तो अगली बात है आपके अलेक्जेंडर स्टब। आपको पूछ लें ये क्या है, तो ये फिनलैंड के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। 13 कौन से नंबर के बने हैं? 13वें राष्ट्रपति बने। कहाँ के? अब ये फिनलैंड कहाँ है? तो ये जो यूरोप, जो आपके कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है उसके उत्तरी ऊपर ही ऊपर है। तो ये फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक नार्डिक देश है, यानी एक ऐसा समूह है देशों का जिनको क्या बोलते हैं? नार्डिक। तो नार्डिक समूह में कौन कौन से देश हैं, मैं मैप मंगवा लेता हूं, उसमें आपको बता देता हूं। देखो ये क्या रह गई, पहले तो ये देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर स्टब कौन है। तो ये फिनलैंड के वर्तमान में क्या है, वहां पर प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर स्टब की जो पार्टी है वो नेशनल गठबंधन पार्टी। ये नेशनल गठबंधन पार्टी के नेता हैं और अभी ये फिनलैंड के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। अब हम फिनलैंड की बात करें तो मैंने कहा फिनलैंड एक नार्डिक देशों का समूह है जो यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में रहता है, या उत्तरी क्षेत्र में इस नार्डिक क्षेत्रों देशों का जो समूह है ना वो देखने को मिलता है। अब ये देखो कौन कौन से देश है इसमें। डेनमार्क, यानी नार्डिक समूह है ना, उनमें कौन कौन से देश हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये 4 देश आते हैं। तो देखो इसमें देखो, ये देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और एक देश हो रहा है डेनमार्क, ये रहा। ये जो देश है इन देशों का समूह क्या कहलाता है? नार्डिक समूह। कौन सा कहलाता है? नार्डिक समूह है। तो ध्यान में रखना, नार्डिक समूह में वैसे ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी शामिल करते हैं, किंतु अगर इनको नहीं भी करें तो देशों में देखें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये रहा डेनमार्क। इन चारों को संयुक्त रूप से कौन सा समूह कहते हैं? नार्डिक देश। कौन से देश कहते हैं? इधर हमने पहले भी पढ़ा था, देखो इधर ये रहा, ये यहाँ पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड के साथ में ये छोटा सा देश अगर वेल्स से मिला दें तो बन गया ब्रिटेन, ये मिला दें तो मिल गया स्कॉटलैंड, मिला दें तो बन गया ग्रेट ब्रिटेन। यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तीनों को मिलाते हैं देश, ये कौन सा समूह बन गया? ग्रेट ब्रिटेन। और उसमें ये जो पूरा दिख रहा है इधर वाला क्षेत्र है ये आयरलैंड। आयरलैंड का ये छोटा सा क्षेत्र है, ये इस ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। तो ये चारों जैसे मिल जाएंगे, कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। इन चारों के समूह को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। तो आपको पूछ लें कि नार्डिक देश में कौन कौन है, तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे। अब नार्डिक एक शब्द है, स्वीडिश या स्कैंडिनेवियाई शब्द है नार्डिक, और इनमें ये 4 देश है ना। इन चारों देशों के समूह को कहते हैं नार्डिक। वैसे इनका सही जो अर्थ होता है ना, चलो मैं बता देता हूं। देखो नार्डिक का मतलब ये लिखा हुआ है कि इसका अर्थ है स्कैंडिनेवियाई भाषा में उत्तरी भूमि, नॉर्थ भूमि। नॉर्थ जो आपके क्षेत्र है ना उसको क्या कहते हैं? नार्डिक। तो ये स्कैंडिनेवियाई भाषा में इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ क्षेत्र। नार्डिक का मतलब क्या होता है? उत्तरी भूमि। इसका अर्थ क्या होता है? उत्तरी भूमि। ये ध्यान में रखना है, इसका क्षेत्र अर्थ होता है उत्तरी भूमि स्कैंडिनेवियाई भाषा में, ठीक है। वैसे मैंने शायद आपको पहले भी कुछ और बातें बताई होगी, जैसे हमने एक बार नोबेल पुरस्कार पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से भी दिया जाता है। कौन सा नोबेल? शांति का नोबेल। नोबेल 6 सेक्टर में है, इसमें जो शांति, जो पीस के सेक्टर का जो नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी स्कॉटलैंड से दिया, सॉरी ओस्लो से दिया जाता है। फिर एक नाम है नीरज चोपड़ा, सब जानते हैं नीरज चोपड़ा को। ये भारत के आपके जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड है, जैसे विश्व का स्वर्ग है ना, हेवन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, कंट्री में पूछ ले तो स्विट्जरलैंड, और अगर सिटी में पूछ ले तो पेरिस। तो विश्व का स्वर्ग कहलाने वाला स्विट्जरलैंड है, उसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंग फ्राउ जोंक आइस पैलेस में इसे नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है। यानी एक लीडर के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको सम्मानित किया गया। ये जंग फ्राउ जोंक आइन पैलेस जो है ना, इसे यूरोप का क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछ ले, हाल ही में चर्चा में रहा जंग फ्राउ जोंक आइस पैलेस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि आपके नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया था यहाँ। नीरज चोपड़ा कौन है? तो भारत के भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है। ओलंपिक 2020 में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाया था 7 अगस्त 2021 को। और इस वजह से हम प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं प्रत्येक साल।
फिर एक जगह है ओडिशा। देखो प्रश्न क्या है कि ओडिशा में स्थित सुन्नाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के कारण चर्चा में रहा। झड़प का मतलब है लड़ाई, कि दो गाड़बन काट ली, दो अण काट ली, होते ना, हाँ, दो थापड़ मिल दिया, दो अण मिल दिया, वो थे झड़प। कि भाई जी तू छोड़, वो कहते ना तू मन छोड़ मैं नहीं बताऊं, छोड़े बाद दोनों के बाद में देखियो, खेल खेलते करते ना, तू मन छोड़ मैं बताऊं, छोड़ने के लिए छोड़ दिए बाद में देखियो, हाँ बाहर मिलके। हाँ। तो उड़ीसा में एक जगह है सुन्नाबेड़ा। सीधा प्रश्न पूछे, सुन्नाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में सेना या आपके माओवादी जो है उनके बीच में संघर्ष हुआ था, संघर्ष का मतलब है आपस में लड़ाई हो गई, इस वजह से चर्चा में रहा। तो ये किस राज्य में है? उड़ीसा। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो भारत में मुख्यमंत्रियों का अगर कार्यकाल देखें तो नवीन पटनायक भारत के दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और अगर वो 5 महीने मुख्यमंत्री और रह गए तो भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। क्या नाम है? पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहां के मुख्यमंत्री रहे हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके पवन कुमार चामलिंग। और पवन कुमार चामलिंग भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। 25 साल इनका समथिंग कार्यकाल है पवन कुमार चामलिंग का। और नवीन पटनायक जैसे ही ये कार्यकाल अपना पूरा कर लेते हैं तो वो भी भारत में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब तक के अकॉर्डिंग वो दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर अगर बात करें तो एक नाम लिखा हुआ है पेटीएम। किस पेटीएम का नाम चेंज कर दिया अभी पूरा, और नाम चेंज क्या कर दिया? नाम कर दिया पाई प्लेटफॉर्म। तो पूछ ले हाल ही में भारत की किस ई कॉमर्स कंपनी का नाम पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है? पेटीएम। ठीक है, अब ये लास्ट में ही है बात। ठीक है, एक नाम है आपके नाम सुनो क्या है? पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों को क्यूआर कोड वाले सिलेंडर सुविधा देने के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? प्योर फॉर श्योर। तो पूछ ले प्योर फॉर श्योर क्या है? तो एक हमारी जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने ग्राहकों को क्यूआर कोड वाले सिलेंडर दिए हैं, उसका नाम क्या रखा है? प्योर फॉर श्योर। फिर एक नाम है वोल्ट टाइफून। क्या नाम है? वोल्ट टाइफून। ये क्या है? एक साइबर हैकिंग समूह है। तो पूछ ले हाल ही में चर्चा में रहे वोल्ट टाइफून क्या है? तो साइबर हैकिंग समूह है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है ना, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दो है, एक तो है अमित सिन्हा और एक है विजय। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि अमित सिन्हा और विजय खरे कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक है ये। ठीक है, तो आज आपने ये लगभग 12 फरवरी तक का मैटर देख लिया। अब अगली जब क्लास होगी तो आपके 13 फरवरी से और अगला जो आपके शनिवार आएगा उनसे पहले की सारी बातें आएंगी। ठीक है।